हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है, इफ लैम्डा नॉट एंड लैम्डा बी द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस इज। ओके, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे और ऑप्शंस भी दिए हुए साथ में, है ना। तो हमें क्या करना है, फोटो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले गिवन डाटा मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पर गिवन है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इक्वल्स टू लैम्डा नॉट और इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ दी हुई है लैम्डा। वेवलेंथ ऑफ लाइट कितनी दी हुई है, लैम्डा, है ना। तो हमें फोटो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए थे कि फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हमें फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा नॉट एंड लैम्डा एज पर ऑप्शन। ओके, तो देखो हम इक्वेशन यूज करेंगे, यूजिंग इक्वेशन जो हमने लास्ट क्लास में सीखी थी, दैट इज एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट फोटोन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट्स फोटोन इक्वल्स टू वर्क फंक्शन ऑफ मेटल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, है ना। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। ओके, फिर देखो इंसिडेंट लाइट के फोटोन की एनर्जी को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, hc बाय लैम्डा, है ना। मींस इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ हम एनर्जी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, hc बाय लैम्डा के फॉर्म में। ठीक है, फिर देखो मेटल के वर्क फंक्शन को अगर हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के टर्म्स में मेंशन करना है तो हम कैसे मेंशन करेंगे, hc बाय लैम्डा नॉट। ठीक है, अब इस नॉट को आप लोग ऊपर भी मेंशन कर सकते हो, नीचे भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन में नॉट को नीचे मेंशन किया है तो हम उसको नीचे ही मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर, वेयर m रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड v रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन है। ओके, अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हम v की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड लैम्डा नॉट। ठीक है, तो देखो यहां पर तो आप लोगों को अगर ये फॉर्मूला याद होगा तो फटाफट क्वेश्चन बना लोगे, है ना। तो देखो, तो एक्सप्रेशन क्या बना, हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू, है ना। इसको हम एक साइड लेते हैं और इन दोनों को एक साइड लेते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरफ ट्रांसफर करोगे तो क्या मिल जाएगा, hc बाय लैम्डा माइनस hc बाय लैम्डा नॉट, hc बाय लैम्डा माइनस hc बाय लैम्डा नॉट। ओके, फिर देखो इसको सॉल्व करते हैं ऊपर, तो mv स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू hc को कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। ओके, फिर देखो इसको वापस से सॉल्व करोगे तो hc इंटू लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट लैम्डा। ठीक है, फिर इस 2 को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे और m को नीचे ट्रांसफर करेंगे तो v स्क्वायर का क्या एक्सप्रेशन बनेगा, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2hc बाय m, है ना। 2 को इस तरफ लेके गए और m को नीचे ले गए तो बना 2hc बाय m इनटू
ये देखो लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट इंटू लैम्डा। ओके, चलिए अब हमारे पास वी स्क्वायर है। अब इससे हमें v का एक्सप्रेशन लाना है, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2hc बाय m इंटू लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट इंटू लैम्डा। ओके, तो देखो यहां पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं, सेकेंड ऑप्शन 2hc बाय m इंटू लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट है, और हमारा क्या है, लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा है। ठीक है, बाकी चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन 2hc बाय m इंटू लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट इंटू लैम्डा। बिल्कुल क्या सा ऑप्शन आ रहा है, थर्ड ऑप्शन। ओके, तो इस ऑप्शन को भी देखो, इसमें तो सी ही नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत होगा। ओके, तो आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाँ, तो अभी तो मैंने आप लोगों को समझाया है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, बट अगर आप लोगों को ये सारे फॉर्मूले आते तो इस क्वेश्चन को आप लोग विद इन अ मिनट सॉल्व कर लेते। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लो, है ना। और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर जेईई मेन का क्वेश्चन है ना। ठीक है, नोट कर लो इसको फटाफट। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं अपन बोर्स एटॉमिक थ्योरी और बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो देखो, नील्स बोर ने प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर अपना एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था, जिसे कहा जाता है बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो उस एटॉमिक मॉडल के कौन से पॉइंट्स हैं उसको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन वेल डिफाइंड सम स्पेसिफिक परमिसिबल सर्कुलर पाथ्स व्हिच आर नोन एज ऑर्बिट्स और शेल। ठीक है, तो इस पॉइंट का मीनिंग क्या है उसको देखो। तो उन्होंने कहा कि सेंटर में प्रेजेंट न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ्स होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करना अलाउ है। ठीक है, देखो मान लो ये न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, लेट्स सपोज यहां पे एक सर्कुलर पाथ है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। ठीक है, या फिर इस न्यूक्लियस से एक और पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक और सर्कुलर पाथ है ना, एक फिक्स डिस्टेंस पे एक और सर्कुलर पाथ अवेलेबल है। तो यहां भी इलेक्ट्रॉन को परमिशन है रिवॉल्व करने की। ठीक है, फिर उसी तरीके से बीच में आते सेंटर में न्यूक्लियस से फिर एक किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगला सर्कुलर पाथ अवेलेबल है ना, जहां पे इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, रिवॉल्व कर सकता है। ठीक है, चलिए ठीक है। फिर सिमिलरली न्यूक्लियस से फिर एक पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस पे अगला सर्कुलर पाथ होगा, वैसे ही कुछ फिक्स डिस्टेंस पे वेरियस नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ आप लोगों को मिलेंगे, है ना। तो उन सर्कुलर पाथ को कहा जाता है ऑर्बिट्स या फिर शेल। तो ये पहला पॉइंट दिया किसने, बोर ने। ठीक है, तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं इसको कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ में ही रिवॉल्व कर पाएगा जिनका डिस्टेंस न्यूक्लियस से फिक्स होगा। ठीक है, जैसे ये है पहला सर्कुलर पाथ जिसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से फिक्स है, फिर अगले सर्कुलर पाथ का भी डिस्टेंस न्यूक्लियस से फिक्स होगा, फिर उसके अगले सर्कुलर पाथ का भी डिस्टेंस न्यूक्लियस से फिक्स होगा जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकेगा, है ना। तो यहाँ पे जो बीच में जो स्पेस है, ये जो बीच में स्पेस है, उन स्पेसेस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता। तो ऐसा कहा किसने, बोर ने। ठीक है, और इन सर्कुलर पाथ को कहा जाता है ऑर्बिट्स या फिर शेल। ओके, जैसे ये फर्स्ट शेल, फिर ये सेकंड शेल, फिर ये थर्ड शेल, है ना। ये सब आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा होगा। ओके, तो देखो
न्यूक्लियस के चारों ओर ये जो फर्स्ट शेल होता है इसका नाम होता है के, कैपिटल के शेल, ठीक है। फिर जो सेकेंड शेल है उसको बोला जाता है एल, ठीक है। फिर जो तीसरा शेल है, थर्ड शेल, उसको बोलते हैं एम, है ना। वैसे ही यहां पर जो फोर्थ शेल होगा उसको मैं पूरा नहीं बना रहा हूं क्योंकि जगह ही नहीं बची है ना, बट ये पूरा सर्कल है, ओके। के, फिर एल, फिर एम, फिर एम, इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। बट इनिशियली जो शेल्स के नाम बताए गए थे वो कौन से थे, के, एल, एम और एम। आगे आप लोग अपने हिसाब से जोड़ सकते हो, ओ, पी, क्यू, इस तरीके से, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ पहला पॉइंट, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ्स एंड दीज सर्कुलर पाथ्स आर नोन एज ऑर्बिट्स और शेल, ठीक है। चलिए, फिर देखो उन्होंने अगला पॉइंट क्या बोला कि जब इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेंगे तो रिवॉल्व करते वक्त उनकी एनर्जी चेंज नहीं होती, उनकी एनर्जी फिक्स होती है, ठीक है। मींस उन्होंने फिक्स एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया, ओके। फॉर एग्जांपल, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो जब तक उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा तब तक उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स रहेगी, ठीक है। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो भी उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी। वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तब भी उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, फिक्स रहेगी, ठीक है। तो यहां पर कॉन्सेप्ट आया फिक्स एनर्जी का, ओके। तो जिस तरीके से न्यूक्लियस से न्यूक्लियस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, मींस उसका रेडियस, ये देखो ना सर्कुलर, ये सर्कल है तो इस सर्कल का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, है ना। जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट है, उस फर्स्ट ऑर्बिट का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रेडियस है, वो भी फिक्स है ना। तो ये अगला सर्कुलर पाथ, तो इस अगले सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस न्यूक्लियस से फिक्स है ना। वैसे ही न्यूक्लियस से तीसरे सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस फिक्स है ना। तो जिस तरीके से सर्कुलर पाथ का न्यूक्लियस से डिस्टेंस फिक्स है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी फिक्स है जब वो किसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ एनर्जी लेवल्स का, ठीक है। मींस इन सर्कुलर पाथ्स को एनर्जी लेवल भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होती है। इट मींस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का लेवल डिफरेंट डिफरेंट होगा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में, ओके। यहां पर मैं सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं कि ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक सेकंड जाओ, ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन इन एनी ऑर्बिट energy of electron do not change, that is in each orbit energy of electron is fixed. So these orbits are also known as energy levels, ठीक है। तो इस सर्कुलर ऑर्बिट्स को हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और भी खूब सारे नाम होते हैं इसके सर्कुलर ऑर्बिट्स के, और स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो एनर्जी लेवल भी बोला जा सकता है और स्टेशनरी एनर्जी लेवल भी बोला जा सकता है। तो यहां पर स्टेशनरी का मीन्स है फिक्स, ओके। तो ये हुआ अगला पॉइंट,
ठीक है, तो एक बार फिर समराइज कर लेते हैं। तो ये आप लोगों को तरीके से याद हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों को ये याद रहेगा तभी इसके क्वेश्चंस आसानी से बनेंगे, है ना। और इस टॉपिक में आप लोगों को न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि बोर्ड ने कहा कि न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ फिक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मींस न्यूक्लियस से सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस फिक्स होगा। जैसे ये पहला सर्कुलर पाथ, उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से फिक्स है, फिर अगला सर्कुलर पाथ, उससे डिस्टेंस उससे न्यूक्लियस का डिस्टेंस फिक्स है, फिर तीसरा सर्कुलर पाथ, उससे न्यूक्लियस का डिस्टेंस फिक्स है। उन फिक्स डिस्टेंस पे सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर पाएंगे, और उन सर्कुलर पाथ्स को ऑर्बिट कहा जाता है, और उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होती है। तो इस वजह से उन सर्कुलर पाथ्स को या फिर उन ऑर्बिट्स को हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो यहां पर, तो हमने यहाँ पर न्यूक्लियस के चारों ओर वेरियस नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स बनाए हैं। तो फिलहाल उसको हाफ ही बनाया, फुल नहीं बनाया, है ना। तो हम इसको हाफ सर्कल से समझेंगे, ठीक है, लेकिन ये है कैसा, फुल सर्कल। ठीक है, चलिए अब देखो, आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा कि न्यूक्लियस से ये ऑर्बिट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, मींस न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस। ओके, फिर इस न्यूक्लियस से अगले ऑर्बिट का डिस्टेंस, फिर इस न्यूक्लियस से अगले ऑर्बिट का डिस्टेंस। तो इस ऑर्बिट और इस ऑर्बिट के बीच जो डिस्टेंस है, और इस ऑर्बिट और इस ऑर्बिट के बीच जो डिस्टेंस है, वो इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो वो कितना होता है, कितना डिफरेंस होता है, वो सब हम आगे चल के जब न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे तब आप लोगों को समझना है। ओके, चलिए, फिर इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी। फिर अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी कुछ डिफरेंट एनर्जी होगी। फिर अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी कुछ डिफरेंट एनर्जी होगी। मींस अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग होती है, तो इस वजह से इनको एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है। ठीक है, फिर देखो यहां पर ये जो ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स या फिर एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल या फिर शेल, तो ये तीन मेन टर्म्स हैं जिसको हम बार बार यूज करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में। ओके, तो ऑर्बिट्स या फिर एनर्जी लेवल या फिर शेल को डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय स्मॉल एन। ठीक है, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ओके, अब देखो एन की कुछ वैल्यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 इस तरीके से, ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर। ओके, तो ये हो गई एन की वैल्यूज। तो एन की वैल्यू से हमें ये पता लगता है कि कौन से शेल या फिर कौन से ऑर्बिट या फिर कौन से एनर्जी लेवल की बात की जा रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एन की वैल्यू 1 है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इज इन फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, या फिर सिंपली फर्स्ट ऑर्बिट। एन इक्वल टू 1 मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट। ओके, फिर एन की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब सेकेंड ऑर्बिट की बात हो रही है। ओके, तो यहां पर सेकेंड ऑर्बिट या फिर सेकेंड शेल या फिर सेकेंड एनर्जी लेवल। ठीक है, फिर उसी तरीके से अगर एन की वैल्यू 4 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑर्बिट या फिर शेल या फिर एनर्जी लेवल। ठीक है, ये भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लेना। फिर देखो अगला पॉइंट, फिर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को याद होना चाहिए या फिर पता होना चाहिए कि
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू stability of electron and stability of electron is proportional to force of attraction। ये तीन फंडे हैं, ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए ताकि ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए, है ना। तो पहली चीज इसी को देख लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं ना, कि इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की प्रोपोर्शनल होगी। मींस इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा अट्रैक्टेड होगा वो एटम में उतना ज्यादा स्टेबल माना जाता है, ठीक है। तो देखो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से इतने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है तो दोनों में क्या डिफरेंस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, कि जब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में होगा तो उस पर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा किसका, न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा तब ज्यादा अट्रैक्टेड होगा, या फिर यहां पर होगा तब ज्यादा अट्रैक्टेड होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जब यहां पर होगा तब ज्यादा अट्रैक्टेड होगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कब लग रहा है, जब वो न्यूक्लियस के पास है, ठीक है। तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके चलिए अब देखो, इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। ये जनरल सा कॉन्सेप्ट है कि जितनी कम एनर्जी होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है, और जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी कम स्टेबिलिटी होगी। दैट इज एनर्जी और स्टेबिलिटी आपस में इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, इसको हमेशा याद रखना, थ्रू आउट द केमिस्ट्री आप लोगों को काम आएगा, ठीक है। तो अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, ठीक है। और अगर स्टेबिलिटी कम है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है। ओके, तो इस बेसिस पर बताओ कि इलेक्ट्रॉन यहां पे ज्यादा स्टेबल होगा कि यहां पे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। सॉरी, स्टेबल होता हूं एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहां पर ज्यादा होगी कि यहां पर ज्यादा होगी। ओके, तो देखो अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन यहां पे ज्यादा स्टेबल है और यहां पे थोड़ा कम स्टेबल है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मींस फर्स्ट ऑर्बिट में ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब उसकी एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में कम होगी, ठीक है। इनफैक्ट ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में मिनिमम होगी। तो यहां से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिनिमम होती है जब वो फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, ठीक है। फिर जब वो सेकंड ऑर्बिट में होगा तो उसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी, है ना। फिर वो थर्ड ऑर्बिट में होगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और ज्यादा होगी। ये बात समझ में आई सभी को, है ना। चलिए, तो इस तरीके से हमने ये कॉन्सेप्ट समझा कि लोअर मोस्ट एनर्जी लेवल, दैट मींस फर्स्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिनिमम होती है और स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है इसे कहा जाता है ग्राउंड एनर्जी लेवल, ठीक है। दैट मीन्स n इक्वल्स टू 1, है ना। तो n इक्वल्स टू 1 मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट, और फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी के बेसिस पर क्या कहलाएगा, ग्राउंड एनर्जी लेवल कहलाएगा, ठीक है। या फिर इसको हम बोल सकते हैं ग्राउंड स्टेट। अभी ये जमीन पर ही है, समतल, ठीक है, उड़ा नहीं है, आसमान में उड़ा नहीं है ना। तो ये हुआ कॉन्सेप्ट किसका, ग्राउंड एनर्जी लेवल और ग्राउंड स्टेट का, दैट इज फर्स्ट एनर्जी लेवल, दैट इज मिनिमम एनर्जी। ओके, फिर देखो इलेक्ट्रॉन इनिशियली फर्स्ट ऑर्बिट में है ना। फिर यही भी आपको एक बात बता दूं, ये नोट पॉइंट है कि बोर ने अपना जो एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था वो स्पेसिफिकली हाइड्रोजन एटम के लिए प्रपोज किया था, है ना। यहां पर एटॉमिक मॉडल
कौन से एटम के लिए डिफाइन कर रहे हैं? फॉर हाइड्रोजन एटम, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एटम, है ना। मीन्स ऐसा एटम जिस एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, और वो एक इलेक्ट्रॉन कहां कहां रह सकता है उसकी बातें चल रही हैं, और उस एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या क्या हो सकती है उसकी बातें चल रही है ना। चलिए, तो मैं सोचो एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तब वो मैक्सिमम स्टेबल होगा और एनर्जी मिनिमम होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बढ़िया इस फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, शांति से मस्त है, ठीक है। तो अगर हमें उस इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल पे भेजना है, क्योंकि देखो ये तो क्या हो गया, मिनिमम एनर्जी लेवल हो गई, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी मिनिमम है, तो इस लेवल को हम क्या बोलेंगे? मिनिमम एनर्जी लेवल। तो जो ऊपर की जो एनर्जी लेवल्स हैं या फिर ऑर्बिट्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे? हायर एनर्जी लेवल्स बोलेंगे, ठीक है। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेजना है तो हमें क्या देनी पड़ेगी? उसको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है जब वो बाहर से एनर्जी गेन करता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात, जब वो बाहर से एनर्जी गेन करेगा तो गेन करके वो हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, आएगा समझ में। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है ना। चलिए फिर एक और देखो, ये 18 होगा आप लोगों को, है ना। इसको फटाफट नोट कर लेना। तो देखो energy of electron is minimum in first orbit, ओके। और इस फर्स्ट ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। फिर अगला पॉइंट हमने क्या सीखा कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में कैसे जाता है? बाय एब्सॉर्बिंग एनर्जी। यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन गोज टू हायर एनर्जी लेवल बाय एब्सॉर्बिंग एनर्जी, ओके। फिर देखो इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलती है बाहर से तब वो हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। तो हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन कहलाता है एक्साइटेड स्टेट में, दैट इज इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इज इन एक्साइटेड एनर्जी लेवल when it goes from first energy level to higher energy level। इस बात को ध्यान रखना है ना। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में है तो ग्राउंड स्टेट में मीन्स फर्स्ट एनर्जी स्टेट में, तो उसको जब एनर्जी मिलेगी तो वो कहां चला जाएगा? हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, और वो हायर एनर्जी लेवल्स क्या कहलाएंगी? एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स कहलाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो एनर्जी लेवल है वो ग्राउंड एनर्जी लेवल के जस्ट ऊपर वाली एनर्जी लेवल है, तो इस एनर्जी लेवल को बोला जाता है इन टर्म्स ऑफ एक्साइटेड एनर्जी लेवल, दैट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ओके। तो ये कहलाएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। फिर उसी तरीके से जो अगली एनर्जी लेवल है वो एक्साइटेड स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहलाएगी? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ओके। सिमिलरली ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगी, है ना। और ये कौन सी है? ग्राउंड स्टेट, ओके। ये लिख देता हूं ग्राउंड
state. Ground state means n equals to 1. First excited state means second energy level, that is n equals to 2, है ना. और थर्ड एक्साइटेड मीन्स second excited state means third energy level, that is n equals to 3, and third excited state means fourth energy level, that is n equals to 4. तो ये सब भी आप लोगों को पता होना चाहिए. ठीक है, चलिए इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं. ओके, नोट कर लिए. अब देखो, ये अपना सेंटर पॉइंट है, न्यूक्लियस, है ना. ये ऑर्बिट्स हैं. तो देखो, इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में, दैट इज फर्स्ट ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ ना कुछ है. लेट्स सपोज हम मान लेते हैं 5 जूल. मींस इलेक्ट्रॉन जब इस ऑर्बिट में घूमता है तो उसके पास कितनी एनर्जी है? 5 जूल की एनर्जी है. ठीक है. अब देखो, हमने अभी देखा कि हायर एनर्जी लेवल्स में एनर्जी ज्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी एनर्जी कुछ 5 से ज्यादा होगी, है ना. लेट्स सपोज हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं 8 जूल. ओके, फिर इसमें और ज्यादा होगी. ठीक है, लेट्स सपोज में हम 13 जूल एज्यूम कर लेते हैं, है ना, और इसमें 18 जूल. तो ये हमने एज्यूम कर लिया कॉन्सेप्ट को समझने के लिए. ठीक है. अब देखो, इलेक्ट्रॉन फिलहाल फर्स्ट ऑर्बिट में है ना. इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में मींस उसकी एनर्जी कितनी है? 5 जूल है. अब ये बताओ, इलेक्ट्रॉन को अगर हमें सेकंड ऑर्बिट पे ले जाना है तो उसको कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी? तो देखो, आराम से आप लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया होगा कि 5 जूल से 8 जूल करना है तो उसको एक्स्ट्रा कितनी सप्लाई करनी पड़ेगी? 3 जूल की. तो ये 3 जूल की एनर्जी एब्सॉर्ब करके कहां जाएगा? सेकंड ऑर्बिट में जाएगा. ठीक है. यहाँ पे देखो, एक बार से छोटा सा बना देते हैं. यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है ना. यहाँ पे n equals to 1, ये n equals to 2, ये n equals to 3. फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है? 5 जूल. सेकंड में एनर्जी, इसको E1 मान लेते हैं, इसको E2 इक्वल्स टू 8 जूल, और यहाँ पर E3 दैट इज इक्वल्स टू 13 जूल, है ना. और इलेक्ट्रॉन इनिशियली फर्स्ट ऑर्बिट में, तो इलेक्ट्रॉन को जब हम 3 जूल की एनर्जी सप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा किसमें? सेकेंड ऑर्बिट में. ठीक है. तो बाय एब्सॉर्बिंग 3 जूल, है ना. ये समझ में आया सभी को? तो जब इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो उसके पास कितनी एनर्जी हो गई? 8 जूल की एनर्जी हो गई. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया. ओके. फिर अब देखो, मुझे ये बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में चला गया तो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा. ठीक है. मींस उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी. तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी क्या चाहता है? अपनी स्टेबिलिटी चाहता है. तो ये अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वापस लोअर एनर्जी लेवल में जंप करेगा. ठीक है. तो बताओ, जब ये इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी लेवल से वापस फर्स्ट एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो एनर्जी क्या होगी? एमिट होगी कि एब्सॉर्ब होगी? तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करके लोअर एनर्जी लेवल में आएगा. मींस एनर्जी एमिट करके लोअर एनर्जी लेवल में आएगा. ठीक है. तो जब इलेक्ट्रॉन वापस सेकेंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तब कितनी एनर्जी एमिट करेगा? 3 जूल की एनर्जी एमिट करेगा. और वो जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करता है वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है. आई बात समझ में? चलिए, इसे आप लोगों को पता होना चाहिए. अब ये हटाता हूं मैं, है ना. तो इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं. आपको हो सकता है ना लिखना हो सब कुछ. बीच में न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट और ये दूसरा ऑर्बिट, है ना.
जूल, इसमें 8 जूल। इसको बाहर से एनर्जी सप्लाई की गई कितनी, 3 जूल की। तो ये कहां पहुंच गया, सेकेंड ऑर्बिट में पहुंच गया। ठीक है, तो यहां पर एनर्जी एब्सॉर्ब किया। फिर अगर वो इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है ना, तो वो अनस्टेबल होगा, एक्साइटेड होगा, तो वापस कहां आना चाहेगा, फर्स्ट ऑर्बिट में आना चाहेगा, लोअर एनर्जी लेवल में आना चाहेगा। तो इस जंप में इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करेगा किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। ओके, तो यहां पे लिख लो पॉइंट, व्हेन इलेक्ट्रॉन jump from higher energy level to lower energy level, it will release energy in the form of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, अब ये बताओ इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी कितनी होगी। तो ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ पर 8 जूल थी, यहाँ पर 5 जूल होगी, तो कितनी एमिट किया उसने, 3 जूल एनर्जी एमिट किया। मीन जितना उसने एब्सॉर्ब किया था उतना ही एमिट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी होगी 3 जूल। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लेना है ना, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो आप लोग। चलिए, तो देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन का लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में जाना है ना, और इलेक्ट्रॉन का हायर से लोअर एनर्जी लेवल में जाना। तो ये जो आना जाना वाला जो प्रोसेस है, आने जाने वाला प्रोसेस, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहलाता है। ठीक है, यहां पर व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज टू हायर एनर्जी लेवल और comes to lower energy level, the process is known as electronic transition। ये आप लोगों को याद रखना है, टेक्निकल वर्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के सामने, ये सब वर्ड्स क्वेश्चन में यूज किए जाते हैं, है ना। चलिए, और स्पेसिफिकली जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल जाता है तो उसको बोलते हैं एक्साइटेशन, मींस हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा रहे हैं। ठीक है, चलिए, और जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है स्पेसिफिकली तो उसको बोलते हैं एमिशन, मींस जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट कर रहा है उसको बोलेंगे एमिशन प्रोसेस बोलेंगे। ओके, और उसको कंबाइंड फॉर्म में क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोला जाता है। ठीक है, ओके। फिर एक और कॉन्सेप्ट देखो, तो जितने भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आप लोगों में थ्योरी में, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएंगे, है ना। इसको अच्छे तरीके से सीखना है। ठीक है, बोर नहीं होना इस चीज से, क्योंकि अगर आप लोग इन सबको स्किप कर दोगे इन सब कॉन्सेप्ट्स को, तो आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, है ना। चलिए, अब देखो ये न्यूक्लियस, ओके, और न्यूक्लियस के चारों ओर वेरियस नंबर ऑफ शेल है। ठीक है, फिर यहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 5 जूल फर्स्ट ऑर्बिट में, तो यहां पर 8 जूल, तो यहां पर 13, तो यहां पर 18 जूल है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इनिशियली फर्स्ट ऑर्बिट में। ठीक है, मींस जब तक हाइड्रोजन
एटम के इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब नहीं किया जाता तब तक वो अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में रहता है, मींस ग्राउंड स्टेट में रहता है, मींस इलेक्ट्रॉन अपने फर्स्ट एनर्जी लेवल में रहता है हाइड्रोजन एटम में। ठीक है, फिर जब उसको बाहर से एनर्जी मिलती है तब वो जंप करता है हायर एनर्जी लेवल में। ओके, तो अब देखो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दूं 3 जूल की तो कहां पहुंचेगा, सेकेंड ऑर्बिट में पहुंचेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन को 5 जूल की एनर्जी दूं, है ना, तो अब बताओ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा। तो देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, यहां से यहां तक के 8 - 5 दैट इज 3 जूल। ओके, फिर देखो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने के लिए डायरेक्टली कितनी एनर्जी चाहिए, 13 - 5 दैट इज 8 जूल, 8 जूल की एनर्जी चाहिए। ठीक है, लेकिन अपने हमने कितनी दी, 5 जूल की। तो 5 जूल की एनर्जी सप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक तो चला जाएगा, लेकिन फिर यहां से यहां तक नहीं जा पाएगा। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 5 जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब करके केवल यहीं तक पहुंच पाएगा। ठीक है, और बाकी जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाएगी। आई बात समझ में? तो इस टाइप का लॉजिकल क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, कि हमें एनर्जी की वैल्यूज पता है और वैल्यूज कैसे निकालते हैं, अभी तो फिलहाल हम हाइपोथेटिकल वैल्यू ले रहे हैं, हम आगे चल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला वगैरह भी देखेंगे, है ना। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी सप्लाई की गई है ये अगर दिया हो और अगर हमें एनर्जी लेवल्स की एनर्जी का पता हो तो हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां पे जाके रुकेगा। ठीक है, या फिर कौन से एनर्जी लेवल में पहुंचेगा। ठीक है, या फिर पहुंच सकता है। ओके, चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, फिर मान लो इलेक्ट्रॉन को लेट सपोज 12 जूल की एनर्जी दी गई, तो बताओ कहां पहुंचेगा। तो देखो, और इलेक्ट्रॉन इनिशियली कहां पर है, फर्स्ट एनर्जी लेवल पे, है ना। तो यहां से यहां तक कितनी एनर्जी है, कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, 18 - 5 दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, 13 जूल। और हमने कितनी दी, 12 जूल दी। इसका मतलब सफिशिएंट नहीं है ना। फिर देखो यहां से यहां तक कितनी रिक्वायर्ड है, 8 रिक्वायर्ड है, और हमने दी कितनी है, 12, मींस इनफ है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जा पाएगा, फिर वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, मींस यहां पर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, चलिए, ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को आना चाहिए, है ना। ओके, ओके, तो अब बताओ यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है ना, मीन्स थर्ड एनर्जी लेवल में, तो अगर वो यहां से यहां जंप करे तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा। तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हो कि उसकी एनर्जी इस लेवल पे 13 थी और यहां पर आने के बाद 8 हो गई, तो उसने कितनी रिलीज कर दी, दैट इज 13 - 8, तो कितना आएगा, 5, है ना। तो वैसे अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इनिशियली यहां पर है और यहां पहुंचता है फर्स्ट एनर्जी लेवल में, तो कितनी एनर्जी हो जाएगी, 13 - 5 दैट इज इक्वल टू 8। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को लॉजिकली आने चाहिए ताकि आप लोग से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आसानी से बन जाए, आप लोग लॉजिक लगाकर आसानी से आंसर निकाल सको, है ना। चलिए, अब देखो अगला पॉइंट है बोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी का। इलेक्ट्रॉन कैन revolve only on those orbits for which angular momentum of electron is integral is h upon 2 pi or its integral
मल्टीपल। ठीक है, एक और पॉइंट दिया था बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में अपने कैलकुलेशन की बेसिस पर उन्होंने कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए और उस कैलकुलेशन के आधार पर उन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम पाएगा, ठीक है, उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में घूम पाएगा जिन सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π के बराबर हो या फिर उसके कोई इंटीग्रल मल्टीपल पे फॉर्म में हो, है ना। तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो ये होपफुली आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा और डिटेल फॉर्म में क्लास 11 की फिजिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है ना। तो सबसे पहले तो आप लोग देख लो लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम तो आप लोगों को पता होगा, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है कि जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तब उसके लिए एक क्वांटिटी डिफाइंड होती है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो वो क्या कहलाती है, लीनियर मोमेंटम कहलाती है। इस पार्टिकल का मास m है और जब मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी v है। तो प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम होगा। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये लीनियर मोमेंटम डिफाइंड होता है लीनियर मोशन के लिए। ठीक है, और फिर एंगुलर मोमेंटम कब डिफाइंड होता है, जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। ठीक है, जब आप लोग सर्कुलर मोशन पढ़ोगे फिजिक्स में तब आप लोग इसको डिटेल में पढ़ोगे, है ना। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा कि इस पर्टिकुलर सेंटर से, ये सर्कल है ना, सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ में सेंटर से इस पाथ का डिस्टेंस कहलाता है रेडियस, है ना। और ये पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, तो इस पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम का रेडियस के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। दैट इज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम and radius of circle is known as angular momentum। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू mass of electron into velocity of electron into radius of the path of circular path of electron। ओके, उन्होंने ये कहा कि एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, h/2π या फिर उसके कोई इंटीग्रल मल्टीपल। मीन्स यहां पर हम उस इंटीग्रल मल्टीपल को स्मॉल n से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो फाइनली क्या बनेगी इक्वेशन, mvr इक्वल्स टू nh/2π। तो बोर ने ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी अपने कैलकुलेशन के बेसिस पर। ओके, तो यहां पर देखो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के खूब काम आएगी, है ना। तो m क्या है यहां पर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, और h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, फिर 2 और पाई क्या है तो आप लोगों को पता ही है ना, क्या रह गया, n। तो n है ऑर्बिट नंबर। ठीक है,
दैट इज 1 2 3 एक्सेट्रा इंटीग्रल वैल्यू है n, ठीक है। एम वी फिर आर रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। एम हो गया, बी हो गया, आर हो गया, एन हो गया, एच हो गया, ये सारी चीजें। ओके, तो देखो यहां पर इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं। एम इंटू एम तो फिक्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा उस ऑर्बिट का कुछ ना कुछ नंबर होगा, तो उस ऑर्बिट नंबर के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और रेडियस डिफाइन होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड ऑर्बिट के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला क्या होगा, m इंटू वेलोसिटी इन सेकेंड ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट इंटू रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, मीन्स यहां से यहां तक का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट इक्वल्स टू सेकेंड ऑर्बिट का नंबर दैट इज 2, है ना, h फिक्स है अपॉन 2 पाई, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में n रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्बिट नंबर, और जिस ऑर्बिट नंबर की बात हो रही है उस ऑर्बिट के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और उस ऑर्बिट का रेडियस, ये होता है mvr इक्वल्स टू nh पाई का मीन, ठीक है। चलिए तो इसको भी नोट कर लेना, है ना, फटाफट नोट कर लो। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम फॉर्मूला रिलेटेड टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट। मींस हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर टू वेरियस नंबर ऑफ शेल्स हैं, है ना, तो उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी उसको फाइंड आउट करेंगे अपन, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इस फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, फिर ये सेकेंड ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, थर्ड ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी। तो इस तरीके से हम वेरियस नंबर ऑफ शेल्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फिर देखो रेडियस ऑफ ऑर्बिट, तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट मींस न्यूक्लियस से पर्टिकुलर ऑर्बिट का डिस्टेंस, जैसे न्यूक्लियस से फर्स्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट कहलाएगा, फिर न्यूक्लियस से सेकेंड ऑर्बिट का डिस्टेंस रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट कहलाएगा, फिर न्यूक्लियस से थर्ड ऑर्बिट का डिस्टेंस रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट कहलाएगा, ठीक है। तो हम इन सबको अब डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखो फर्स्ट है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट, ठीक है। मीन्स किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है En, दैट इज एनर्जी ऑफ nth बोर ऑर्बिट इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन n स्क्वायर जूल पर एटम। मीन्स ये फॉर्मूला एक एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस के अराउंड ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तो इस फर्स्ट ऑर्बिट में n की वैल्यू 1 होती है, n की वैल्यू 1 पुट करके हम इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड ऑर्बिट, तो सेकेंड ऑर्बिट में n की वैल्यू 2 होती है, तो 2 पुट करके हम इलेक्ट्रॉन की सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली थर्ड ऑर्बिट में n की वैल्यू 3 होती है, तो हम n की वैल्यू 3 पुट करके इलेक्ट्रॉन की थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एनर्जी लेवल, तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे और n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ओके। फिर मान लो हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दैट मींस n इक्वल्स टू 2, तो
n इक्वल टू 2 पुट करके फिर एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ओके, चलिए अब देखो हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के बीच में रिलेशन है ना। तो वो फॉर्मूला होता है माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ओके, मींस इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट में एनर्जी का फॉर्मूला माइनस 13.6 अपॉन n होगा, ठीक है। चलिए अब देखो इस फॉर्मूले में माइनस का क्या मीनिंग है, ठीक है, मींस माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है इसमें, ठीक है। तो देखो यहां पर नेगेटिव साइन indicate that electron is binded to या फिर bonded लिख लो, bonded to न्यूक्लियस, ठीक है। मीन्स इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है तो उसको इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव साइन, ठीक है। या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो वेरियस नंबर ऑफ शेल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट हो सकती है एटम में, ठीक है। तो यहां पर मान लो ये है इनफाइनाइट एनर्जी लेवल, यहां पर n की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, ठीक है। तो इनफाइनाइट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन फ्री माना जाता है, फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस, मींस न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से फ्री हो गया जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पे पहुंचा, ठीक है। ये एज्यूम करते हैं और इस फ्री कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एज्यूम की जाती है, एज्यूम्ड टू बी 0, ठीक है। तो इनफाइनाइट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एज्यूम की जाती है 0। तो जब वो न्यूक्लियस के फील्ड में आता जाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होते जाएगी, ठीक है। तो कम होने का सेंस है नेगेटिव, मींस 0 से भी कम हो रही है, ठीक है। तो ये मीनिंग होता है इसका नेगेटिव, ठीक है। तो आप लोगों को जब भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पूछी जाएगी किसी पर्टिकुलर शेल में तो उसकी वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, है ना। तो इस बात का खास कर ध्यान रखना। ओके, चलिए तो यूजुअली क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में पूछता है ना। जैसे कि हमें न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बतानी है, तो हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करने पर कितना आएगा, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, फिर अगर हमें सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी निकालनी है, एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी, तो n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट करने पर 13.6 अपॉन 4। ओके, तो 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हिसाब बैठेगा, 4 3 12, फिर 1.6 दैट इज 4 4 3.4, यहाँ पर कितना आया, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सिमिलरली आप लोग सॉरी यहाँ पर 2 पुट करेंगे, सेकेंड ऑर्बिट है तो सेकेंड ऑर्बिट में n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। तो सिमिलरली आप लोग n इक्वल्स टू 3 के निकाल सकते हो, n इक्वल्स टू 4 के निकाल सकते हो, है ना। चलिए ओके, अब देखो ये जो En है वो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी होती है, दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब टोटल एनर्जी का मीन्स En इक्वल्स टू
काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। मीन्स ये जो न्यूक्लियस है उसका पॉजिटिव चार्ज, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व करते वक्त उसके पास मोशन की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, वो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, दैट इज एनर्जी ड्यू टू मोशन। ओके, फिर पोटेंशियल एनर्जी कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ये जो पोटेंशियल एनर्जी वो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको आप लोग क्लास 12th में पढ़ो। ओके, तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये En जो है वो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी होती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। चलिए फिर देखो, अगर हमें इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो और टोटल एनर्जी पता हो, है ना, तो टोटल एनर्जी किसमें आएगी, नेगेटिव में आएगी, दिख रहा है साफ साफ। तो काइनेटिक एनर्जी किसमें आती है, पॉजिटिव में आती है, तो वो होती है काइनेटिक एनर्जी वैल्यू माइनस ऑफ En, ठीक है। मींस इलेक्ट्रॉन की जो भी टोटल एनर्जी आती है वो नेगेटिव में आती है, लेकिन वही वैल्यू पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, तो इस बात का भी ध्यान रखना, है ना, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ En, ठीक है। फिर पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो अब हम काइनेटिक एनर्जी को पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो En इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी की जगह माइनस En प्लस Pe। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, ये इधर जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ En, ठीक है। ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला और ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो देखो काइनेटिक एनर्जी आएगा पॉजिटिव और पोटेंशियल एनर्जी आएगी नेगेटिव, क्योंकि En खुद क्या आती है, नेगेटिव आती है, ठीक है। तो इस बात का खास कर ध्यान रखना, ये कभी कभी पूछ लेगा, है ना। चलिए, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी वगैरह आप लोग क्लास 12 में डिटेल्ड फॉर्म में पढ़ोगे। ओके, तो अभी तो आप लोगों से फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। चलिए, तो ये तो है एनर्जी के फंडे, एनर्जी के फॉर्मूले। जूल में भी है हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चन। ओके, चलिए अब देखो, रेडियस ऑफ एन बोर ऑर्बिट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है Rn इक्वल्स टू 52.9 इंटू n स्क्वायर पिकोमीटर। मीन्स इस फॉर्मूले से हम किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हैं, कौन से यूनिट के टर्म्स में, पिकोमीटर के टर्म्स, ठीक है। यहाँ पर n ऑर्बिट नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, जैसे हमें अगर फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस फाइंड आउट करनी है, दैट इज r1 क्या हो जाएगा, 52.9 इंटू 1 स्क्वायर पिकोमीटर, दैट इज 52.9 पिकोमीटर। ओके, फिर अगर हमें थर्ड ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है तो वो r3, थर्ड ऑर्बिट मींस n की वैल्यू 3, फिर फॉर्मूला 52.9 इंटू n की वैल्यू 3 पुट करोगे, 3 का स्क्वायर 9, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फाइनली आपके सामने आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखना, इस फॉर्मूले में जो आप लोगों को रेडियस की वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू पिकोमीटर में मिलेगी, है ना। और ऑप्शन में अगर पिकोमीटर में दिया हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी और यूनिट में दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉन में दिया हुआ है, नैनोमीटर में दिया हुआ, तो आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, फिर उसके बाद आंसर लगाना पड़ेगा। ओके, चलिए, ये हुआ फॉर्मूला किसका, रेडियस का।
ठीक है। अब ये देखो रेडियस वगैरह का फॉर्मूला कहां से आता है, कहां से डिराइव होता है, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, उसको देखो, जिसके थ्रू बोर में एटम की स्टेबिलिटी को भी डिफाइन किया था, है ना। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि सेंटर पॉइंट पे पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, इस तरीके से सर्कल बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फ्लैट बन गया। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की तरफ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जिसको बोलेंगे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फिजिक्स की भाषा में उस फोर्स को क्या बोला जाता है, मतलब अगर आप लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, है ना, और सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हो, तो सर्कुलर मोशन में जब मोशन परफॉर्म करता है कोई पार्टिकल, तो टुवर्ड्स द सेंटर कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है ना। तो ये कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सीपी। ओके, फिर जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मींस न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, और जब ये घूम रहा है तो घूमते वक्त इसके बाहर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है सर, आप लोगों ने सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा। ठीक है, तो दोनों फोर्स इक्वल है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड है और सर्कुलर मोशन आसानी से परफॉर्म कर पा रहा है। ठीक है, तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज एफ शॉर्ट में लिखते हैं हम, वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ओके, और न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, है ना। तो ये एफ सी पी क्या होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कूलम्ब्स लॉ में, दैट इज के Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर R इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ या फिर डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। तो फिलहाल तो जो डिस्टेंस दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में वो क्या है, R है ना, और K कांस्टेंट है और Q1 और Q2 चार्जेस है। ओके, तो अगर हम इनके चार्जेस को देखें और हाइड्रोजन एटम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हाइड्रोजन एटम की पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दोनों का चार्ज सेम होता है। ठीक है, तो दोनों के चार्जेस को हम E से रिप्रेजेंट कर दें, तो ये भी E है और ये भी E है, तो क्या बनेगा, के स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ओके, ये बनेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, फिर देखो बाहर की तरफ लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, दैट इज एफ सी एफ इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, एफ Cp equals to FCF, that is centrifugal force equals to centrifugal force। यहाँ पर आप लोग mv square upon r, एक सेकंड रुक जाओ, k e square upon r square equals to mv square r, सॉरी mv square upon r पुट कर सकते हो, है ना। फिर उसके बाद आपके पास एक और रिलेशन है,
एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन और इस पर्टिकुलर इक्वेशन से आप लोग रेडियस का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। ठीक है, उसको सॉल्व करके देखना कि क्या आप लोगों के पास इक्वेशन क्या आती है। ओके, चलिए अब देखो हमारे पास अगर ये इक्वेशन है तो इस इक्वेशन से हम वेलोसिटी का फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, है ना। इसको नोट कर लो, फिर देखते हैं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, चलिए ये सब नोट कर लो, है ना। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आई है, इन इक्वेशन से आप लोग रेडियस के एक्सप्रेशन को डिराइव कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर v की जगह यहाँ पर v इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई एम आर पुट करोगे, ये v वहां से एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास r का टर्म मिलेगा और r की एक इक्वेशन आएगी। ठीक है, और उस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट करोगे तो सारी वैल्यूज पुट करने पर ये फाइनल एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पिकोमीटर। उतना तामझाम नहीं करना है आप लोगों को, परेशान नहीं होना है, आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और ये कहां से डिराइव होता है उसका एक इनिशियल कॉन्सेप्ट याद रखना है। ओके, इतना परेशान नहीं होना है, ये सब आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे। ओके, अभी तो सबसे पहला काम आप लोग यही रहेगा कि जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं आप लोगों को, वो फॉर्मूला आप लोगों को डायरेक्टली याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट। तो उसके लिए फॉर्मूला है Vn इक्वल्स टू 2.2 इंटू 10⁻⁶ अपॉन n मीटर पर सेकेंड। ये होता है फॉर्मूला वेलोसिटी का nth बोर ऑर्बिट में। मींस जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालना हो उसमें हम n की वैल्यू पुट करेंगे और वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज 2.2 इंटू 10⁻⁶ अपॉन n, है ना। यहाँ पर 2.19 होता है, 2.19, तो 19 को मैंने राउंड फिगर करके 2 कर दिया है। ठीक है, तो उसमें परेशान मत होना आप लोग। ओके, और ये यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो हो सकता है आप लोगों को किसी और यूनिट में क्वेश्चन दिया हो तो आप लोगों को पहले यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, चलिए ये हुआ फॉर्मूला वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो हम एक साथ सारे फॉर्मूलेस मेंशन कर लेते हैं। और जितने फॉर्मूले डिराइव हुए वो स्पेसिफिकली हाइड्रोजन एटम के लिए डिराइव हुए, है ना। फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी का फॉर्मूला En इक्वल्स टू माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन n स्क्वायर जूल पर एटम। और हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में लिखें तो माइनस 13.6 इंटू 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये हुआ फॉर्मूला एनर्जी का। फिर रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट इक्वल्स टू 52.9 इंटू n स्क्वायर पिकोमीटर, है ना। फिर देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 52.9 एक फिक्स क्वांटिटी है पिकोमीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 52.9 को अगर हम कांस्टेंट मान के चले तो उसको a0 से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, बेसिकली 52.9 है, उसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं, a0 से डिनोट करते हैं। तो क्या बन जाएगा, Rn इक्वल्स टू a0 इंटू n स्क्वायर। a0 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब इस कांस्टेंट की वैल्यू यूनिट के हिसाब से चेंज होती जाएगी। अगर हम रेडियस की वैल्यू पिकोमीटर में निकाल रहे हैं तो a0 की वैल्यू 52.9 होगी, है ना। तो अगर हम रेडियस की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में निकालें या फिर नैनोमीटर में निकालें तो उस सिचुएशन में a0 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। ओके, तो ये हुआ रेडियस का फॉर्मूला। फिर वेलोसिटी ऑफ nth बोर ऑर्बिट इक्वल्स टू 2.2 इंटू 10⁻⁶ अपॉन n इंटू मीटर पर सेकेंड। ये है वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो अपने पास तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एक साथ आ चुके हैं।
है ना। चलिए अब देखो हम इन फॉर्मूलेस को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर रहे हैं, इसके लिए हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज दैट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज, ठीक है। एग्जाम्पल He प्लस, हीलियम प्लस। तो हीलियम के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? He प्लस बन जाएगा, है ना। फिर वैसे ही Li2 प्लस दैट इज लिथियम 2 प्लस। तो लिथियम के एटम में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तो कितना चार्ज आया? 2 प्लस, और कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 1 इलेक्ट्रॉन रह गए, है ना। फिर सिमिलरली Be3 प्लस। तो बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम में, 4 में से 3 निकाल देंगे तो चार्ज क्या आएगा? 3 प्लस, और इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 1। तो ये कुछ स्पीसीज है, इनके लिए फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो यहाँ पर प्लीज हम इन स्पीसीज के लिए भी फॉर्मूला बना सकते हैं, क्योंकि तीनों स्पीसीज सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज है। ओके, तो देखो यहाँ पर एनर्जी के फॉर्मूले में क्या मॉडिफिकेशन होगा? एनर्जी ऑफ nth बोर ऑर्बिट इक्वल्स टू, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में देखूं तो -13.6 अपॉन n स्क्वायर, इतना तो सेम है। एक्स्ट्रा क्या होगा यहाँ पर? z स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन, और z क्या होता है अपन पढ़ चुके हैं, इट इज एटॉमिक नंबर, है ना। तो z की वैल्यू हीलियम के लिए 2, लिथियम के लिए 3 और बेरिलियम के लिए 4, ठीक है। तो यहाँ पर z क्या है? एटॉमिक नंबर। तो खास कर ध्यान रखना फॉर्मूले का, है ना। फिर देखो रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट फॉर दीज स्पीसीज, तो a0 n स्क्वायर बाय z, ये होता है फॉर्मूला रेडियस का, है ना। और a0 कांस्टेंट है। फिर उसके बाद वेलोसिटी का फॉर्मूला 2.2 into 10⁶ अपॉन n into z। तो ये है फॉर्मूला वेलोसिटी का फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, ठीक है। तो जब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हमें ये वाले फॉर्मूलेस पुट करने हैं, मतलब वहां पे एटॉमिक नंबर यूज करना है, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन एटम के लिए आएगा या फिर अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि कौन सा एटम है, तो हमें एज्यूम करना है हाइड्रोजन एटम, इस बात का ध्यान रखना, है ना। तो देखो अगर हाइड्रोजन एटम लगाएंगे तो हाइड्रोजन एटम में z की वैल्यू 1, तो यहाँ पर 1 पुट करोगे तो फिर फाइनली वही फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पर z1 पुट करोगे तो फाइनली वही फॉर्मूला आएगा। वैसे यहाँ पर वेलोसिटी का फॉर्मूला z पुट करोगे तो भी वही फॉर्मूला आएगा, ठीक है। बट अगर ये स्पीसीज हुए तो इनमें आप लोगों को z की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ओके, चलिए ये सारे फॉर्मूलेज अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो इनको फटाफट नोट करना है आप लोगों को और याद करना है ना। चलिए नोट कर दिया सभी ने। तो देखो आज हमने खूब सारी नए नए कॉन्सेप्ट्स देखे, है ना। और बोर्स एटॉमिक थ्योरी में न्यूमेरिकल पोर्शन क्या है उसको भी डिस्कस कर लिया। ओके, तो अभी तक आप लोगों ने क्लास 9 में बोर्स एटॉमिक थ्योरी में थोड़ी बहुत बातें सीखी थी, है ना। तो आज हमने और भी उसको थोड़ा सा एडवांस लेवल में समझा। ओके, तो आप लोगों का काम क्या होगा, पूरे के पूरे वीडियोस को एक बार और रिवाइज करना, है ना, और समझते हुए इन फॉर्मूलेस को याद करना, ठीक है। तो जब हम अगला वीडियो बनाएंगे तो उस वक्त आप लोगों को ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम अगले वीडियो में क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो सब सीखेंगे। ओके, तो आप लोगों को सब समझ में आएगा, तब समझ में आएगा जब आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा,
ठीक है, तो सारे फॉर्मूलेस को समझते हुए याद करना है, ठीक है। और डेरिवेशन की जरूरत नहीं है आप लोगों को अभी फिलहाल, क्योंकि डेरिवेशन वगैरह आप लोगों को तभी समझ में आएगा जब आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स आती हो, है ना। और अभी तो आप लोग क्लास 11 में हो, ठीक है। चलिए, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों को समझते हुए चीजों को याद करते जाना है। ओके, चलिए, तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे बोर्ड एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड। ओके, चलिए।